Hello everyone. I will start to you physics. I will start to you physics class for the 12th class. अगर आपने मेरा पहला लेक्चर नहीं देखा फिजिक्स का तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा और वहाँ से मेरी वीडियो का फर्स्ट लेक्चर देखिएगा, फिजिक्स की क्लास का फर्स्ट लेक्चर देखिएगा और बच्चों को बताइएगा कि सर ने फिजिक्स स्टार्ट कर दिया है। क्यों? आपकी जितने समय तक अभी पढ़ाया जाएगा तो फिर ऑनलाइन ही पढ़ाया जाएगा क्योंकि समय भी नहीं है। तो आज मैं आपके संग फिजिक्स स्टार्ट कर रहा हूँ। फिजिक्स का कल हमने इंट्रोडक्शन दिया था, एक बार मैं दोबारा रिवाइज करवाता हूँ कि इंट्रोडक्शन क्या था। फिजिक्स में हमने आपको समझाया था कि फिजिक्स क्या होती है, किस तरह जो फिजिक्स होती है हम इसका कहाँ यूज़ कर सकते हैं और क्या फिजिक्स की परिभाषा होती है, कल हमने ये जाना था। फिजिक्स को समझने के लिए आज मैं आपके साथ और डेप्थ में जाने की कोशिश करूँगा कि ये समझाऊँगा कि फिजिक्स को हम और कितने अच्छी गहराई से समझ सकते हैं और कहाँ इसका यूज़ हो सकता है, किस तरह हम इसे दैनिक जीवन में यानी पढ़ाई को हम किस तरह अपने दैनिक जीवन में उतार सकते हैं। आज मैं इस टॉपिक पर आपके संग बात करना चाह रहा हूँ। चलिए, अगर नहीं पता तो देखिए, जो यूनिट चल रही है यूनिट का नाम आप कॉपी में नोट कीजिए। यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसे हिंदी में कहते हैं स्थिर विद्युतिकी हिंदी में। याद रखिए, स्थिर विद्युतिकी का मतलब अब थोड़ी देर बाद समझने वाला है। ये चैप्टर का नाम नहीं, यूनिट का नाम है। यूनिट नंबर फर्स्ट। यूनिट क्या होती है? यूनिट का ये मतलब होता है कि इसके अंदर 2 से 3 चैप्टर आएंगे। अगर आप बुक के लिहाज से देखेंगे 2 से 3 चैप्टरों को मिलाकर या 4 चैप्टर भी हो सकते हैं, किसी में तो 5 चैप्टर भी होते हैं। तो 3 या 4 या 5 या 2 से अधिक चैप्टरों को मिलाकर एक यूनिट बनती है। 2 से अधिक चैप्टरों को मिलाकर एक यूनिट बनती है। इस तरह की फिजिक्स के अंदर 10 यूनिट दिखाई देंगे और फिजिक्स के अंदर लगभग 21 चैप्टर दिखाई देंगे। अगर एक आंकड़े के मुताबिक माने, अगर मैं आपको लगभग 1 से 1.5 घंटे का लेक्चर दूं तो 1 से 1.5 घंटे लेक्चर देने के पश्चात आपका सिलेबस लगभग 1 से 1.5 घंटे के लेक्चर देने के पश्चात आपका सिलेबस लगभग 4 महीने में समाप्त हो जाएगा। ये मेरा आंकड़ा है, ये मैं पढ़ाता हूँ, समझे। तो स्थिर विद्युतिकी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर आपके संग बाद में बात करेंगे। लेकिन आज आपको जिस टॉपिक पर आपके संग बात करना चाह रहे हैं, अगर आप स्थिर विद्युतिकी यूनिट को समझना चाहते हैं, इसके जो आज अब 12th क्लास का जो पहला चैप्टर होगा, 12th क्लास का लैंग्वेज मेरा समझाने का दोनों का होगा, समझाऊंगा, लेकिन लिखवाऊंगा सिर्फ इंग्लिश में ही, हिंदी में ही, लेकिन लिखवाऊंगा सिर्फ हिंदी में ही, ठीक है। और नोट्स मेरे पास दोनों में है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, ठीक है। चलिए, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर तो बच्चों आज हम जो आप मेरे साथ चैप्टर नंबर फर्स्ट जो पढ़ना चाहते हैं, आवेश एवं विद्युत क्षेत्र, या चैप्टर का नाम डाल सकते हैं आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। ये चैप्टर का नाम आपका आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। ये मेरे लिहाज से आप बुक में मत देखिएगा, अलग अलग बुक में चैप्टर अलग अलग दिखाई देगा। जैसा मैं कहूँ ऐसा डालिए, आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। मेरा यकीन मानिए, जब मैं पढ़ाने के बाद हट जाऊंगा उसके बाद क्वेश्चन करिएगा, एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा। जो मैं आपको पढ़ाऊंगा एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा। जितने बार के पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं, प्रीवाइज पेपर में कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं आपके साथ सारी डिस्कस करूँगा। ऑब्जेक्टिव पर्सन भी और सब्जेक्टिव पर्सन भी। सब्जेक्टिव पर्सन तो बहुत ही आसान होंगे, आप समझ जाएंगे। मैं डेरिवेशन को अलग तरीके से ड्राइव करवाऊंगा। मेरे पास कोई बुक नहीं है, मैं बुक का कोई यूज़ नहीं करूँगा, ना ही मेरे पास कोई बुक है। तो मैं आपको जिस तरह मैं आपको समझाऊंगा केवल आपको उसी तरह करना होगा और इसी तरह नोट्स बनाते चलने होंगे, समझे। मैंने कल आपको एक फिजिक्स का पहला लेक्चर दिया था। पहले लेक्चर के अंतर्गत हमने ये बताया था कि किस तरह हम फिजिक्स को समझने की कोशिश करेंगे। इस इंग्लिश में नाम लिखिए चार्ज, CHARGE, चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ELECTRIC, ELECTRIC, इलेक्ट्रिक फील्ड, FIELD, फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब विद्युत क्षेत्र, चार्ज मतलब आवेश, एंड मतलब एवं या और, ओके। तो ये रहा आपका आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। आवेश एवं विद्युत क्षेत्र केवल अभी चैप्टर का नाम ही लिखिए। चैप्टर का नाम लिखने के पश्चात आज आप मेरे साथ ये जानने की कोशिश करेंगे आवेश किसे कहते हैं। लेकिन इसे जानने से पहले आज आपको जिस टॉपिक से मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। फिजिक्स तो आपने जान लिया कि फिजिक्स किसे कहते हैं, नेचर को स्टडी करना ही फिजिक्स है ना। आप आकाश में इंद्रधनुष देखते हैं, इंद्रधनुष जैसी प्रक्रिया कैसे बनी और उसको अध्ययन करना ही फिजिक्स कहलाता है। यानी प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करना है, नेचर को स्टडी करना ही फिजिक्स है, यानी भौतिक विज्ञान कहलाता है। इसे भौतिकी भी कहते हैं, भौतिकी विज्ञान कहते हैं। यह विज्ञान की ही एक शाखा है, यह विज्ञान की ही एक शाखा है, इसे भौतिकी कहते हैं। जैसे अब अगर हम नेचर को स्टडी करना स्टार्ट कर दें, जैसे देखिए अब सुनिए, पहले अपनी समझ बढ़ाइए। सूर्य से आने वाला प्रकाश हमारे यहाँ पृथ्वी पर कितने समय में पहुँचता है? आप कहोगे
8 मिनट 16 सेकंड में पहुंचता है। 8 मिनट, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट 16 सेकंड में पहुंचता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट 16 सेकंड में पहुंचता है तो कैसे पहुंचता है, आपने कैसे पता किया, तो इसे फिजिक्स कहते हैं, इसे फिजिक्स कहते हैं। अगर हम कहने लगे कि यहाँ पर पृथ्वी का तापमान लगभग ज़्यादा कितना होता है 60 या 100, किसी किसी क्षेत्र पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड भी नहीं, 100 तो कहीं नहीं है, अगर 100 नहीं होता कहीं भी, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आपसे पूछा जाए आपने कैसे पता किया कि हाँ इस क्षेत्र का तापमान इतना है और इस क्षेत्र का तापमान इतना है। अगर हम आपसे पूछें कि जो सूर्य की सतह है, सूर्य की सतह का तापमान कितना होगा, तो आप कहोगे सूर्य की सतह का तापमान, आप कहोगे कि सूर्य की सतह का तापमान 6000 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड होगा। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपने कैसे पता किया कि सूर्य की सतह का तापमान 6000 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ये इतना तापमान है, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये उसकी करोड़ मतलब जहाँ उसका अंदर केंद्र है उसकी सतह का तापमान है 6000 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड। ये इतना तापमान होता है, अगर ये इतना तापमान होता है, आप अंदाज़ा कीजिए, आप जो मैं हाथ में मारकर देख रहे हैं, अगर इसके आसपास का तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड होना स्टार्ट हो जाए तो मेरा यकीन मानिए ये मारकर पानी बन जाएगा। अब आप यकीन मानिए कि सूर्य की सतह का तापमान तो 6000 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड है, तो अंदाज़ा कीजिए अगर इस मारकर को वहाँ ले जाया जाए तो इसका क्या हल होगा, समझे। तो ये जानने की कोशिश मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि फिजिक्स किसे कहते हैं। अभी मेरा जो मकसद है आपको समझाना, आपके दिमाग में सेट करना कि फिजिक्स किसे कहते हैं, और फिजिक्स को अच्छे तरीके से आपके जहन में डाल देना कि फिजिक्स होती क्या है। मेरा यकीन मानिए, यकीन करना, जब मैं आपको एक चैप्टर पढ़ाकर हट साइड हो जाऊंगा तो फिर बताना कौन सा क्वेश्चन हुआ कौन सा नहीं हुआ। डेरिवेशन किसी भी प्रकार का डेरिवेशन हो आपका, कभी भी हिंदी में हो इंग्लिश में हो, आप कोई भी डेरिवेशन हो कभी नहीं छोड़ेंगे, यकीन मानिए। बिना रटे आप रटना नहीं है, आपको समझना है। डेरिवेशन आपको धीरे धीरे वहीं लेके जाएगा, क्योंकि फिजिक्स पढ़ने में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है डेरिवेशन, उसमें बच्चे भूल जाते हैं। और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, कृपया करके जो मैं आपको समझाऊंगा इसे 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिएगा। एक डेरिवेशन को 4 से 5 बार प्रैक्टिस करनी होगी, तब आपके डेरिवेशन कहीं दिलो दिमाग में बस जाएगा। और एक दिन में 3 बार रिविजन करना होगा, कम से कम 3 बार रिविजन करना होगा, तो तभी डेरिवेशन आपके दिमाग में बस जाएगा। चलिए बात करते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आवेश एवं विद्युत क्षेत्र, आवेश एवं विद्युत क्षेत्र, आवेश एवं विद्युत क्षेत्र को छोड़िए, आइए अगले पॉइंट पे चलते हैं। आवेश एवं विद्युत क्षेत्र को छोड़िए, कॉपी में अगर आपको फिजिक्स समझना है तो फिजिक्स समझने के साथ साथ पहले ये समझना होगा, किसी भी क्लास की फिजिक्स को समझने के लिए सबसे पहले जो मैं मानता हूँ प्रत्येक बच्चे को जो पढ़ना चाहिए, जो मैं मानता हूँ ये पढ़ना चाहिए कि भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं, राशियाँ। अब आप कहोगे सर ये राशियाँ किसे कहते हैं, बेटे ये राशियाँ व्यवहार लीजिए, कुंभ राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, इस तरह की राशि नहीं दिखा जाने की, है नहीं। साइंस पढ़ रहे उन राशियों में विश्वास करना छोड़ दो, और जो मैं राशि बताता हूँ ना उन राशियों में विश्वास करो। जो मैं आपको राशि बताऊँगा, कुंभ राशि सबसे अच्छी राशि, मेरी राशि कुंभ राशि सबसे अच्छी राशि, आपकी राशि बेकार राशि, समझे। आइए जानते हैं राशियाँ किसे कहते हैं। राशियाँ इंग्लिश में तो बताना चाहिए, इंग्लिश में क्या कहते हैं, है ना। इंग्लिश में इसे कहते हैं क्वांटिटी। क्या कहते हैं, क्वांटिटी। क्यों लिखते हूँ तो लिख देना पूरा क्वांटिटी, QUNTITIES, ठीक है, क्वांटिटीज। ओके, तो राशियाँ किसे कहते हैं, आपने सुना होगा समय, ताप, जो भी आप बोलते हैं, जो भी आप शब्द बोलते हैं उसे राशि कहते हैं। जो भी शब्द आपके मुंह से निकलता है उसे राशि कहते हैं। अब राशियों को 2 भागों में डिवाइड किया गया है पढ़ाई के अंदर। जैसे आपने बोला हंसना, क्या हंसना पढ़ाई के अंदर आएगा, जी नहीं, हंसना पढ़ाई के अंदर नहीं आएगा। इसका सीधा जागता जीता संबंध कोई साइंस से, कोई फिजिक्स से कोई संबंध नहीं है। तो हंसना एक प्रकार की अलग राशि होगी। तो आप कहें समय, ताप, ऊर्जा, एनर्जी से बोलते हैं, एनर्जी, टेम्परेचर, है ना, फोर्स, बल जिसे कहते हैं, है। तो इस तरह के जो टर्म दिखाई देंगे ये लगाएंगे। तो यानी राशि क्वांटिटी होती है, उसे 2 भागों में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। जो राशियाँ होती है, राशियों को 2 भागों में बांटा गया है। एक तरफ आपको दिखाई देगी, एक तरफ भौतिक राशि, एक तरफ अभौतिक राशि, एक तरफ फिजिकल क्वांटिटीज, एक तरफ नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। इंग्लिश के वर्ड सुनते रहिएगा, आपकी इंग्लिश अच्छी होगी। मैं जैसा डायग्राम कॉपी में बनाऊंगा आप ऐसा ही डायग्राम बनाएंगे। अगर आपको कोई लाइन अच्छी लगी हो तो आप लिख सकते हैं, वरना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप मेरे साथ सुनते जाइए। एक तरफ फिजिकल क्वांटिटीज, एक तरफ नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज दैट मीन्स भौतिक राशियाँ, हिंदी में कहते हैं भौतिक राशियाँ। इस साइड लिखिए अभौतिक राशियाँ, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटीज। ध्यान रखना, सब ध्यान से सुनना कि भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं, है ना। ध्यान से सुनना सब बच्चे कि भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं और अभौतिक राशियाँ किसे कहते हैं। जो भौतिक राशियाँ होती है ना, भौतिक राशियाँ यानी फिजिकल क्वांटिटीज। व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटीज।
वे क्वांटिटीज़ होती है, फिजिकल क्वांटिटीज़ वे क्वांटिटीज़ होती है जिन्हें आप मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, तोल सकते हैं। जिन क्वांटिटी को, जिन राशियों को आप माप सकते हैं, तोल सकते हैं, उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। रटना नहीं है बिल्कुल भी, मेरा यकीन मानिए। रटेंगे, ज़्यादा लिखने पर ध्यान देंगे तो नहीं होगा। पहले ध्यान लगा सुनिए, उसके बाद लिखिएगा। भौतिक राशियाँ वे राशियाँ होती है जिन्हें मेज़र किया जा सकता है, जिन्हें मापा जा सकता है, तोला जा सकता है। फिजिकल क्वांटिटी मापा तोला कैसे जा सकता है? जैसे समय, समय को आप नाप सकते हैं, माप सकते हैं ना, है ना। नाप सकना, माप सकना एक ही है, नापना भी यही है और मापना भी यही है। समय को जिसे आप मेजर कर सकते हैं, जिस राशि को आप मेजर कर सकते हैं, मेजर मतलब माप सकते हैं, तो याद रखिए वो आपकी भौतिक राशि होगी, भौतिक राशि होगी। और जिसे माप नहीं सकते वो अभौतिक राशि होगी। जैसे जैसे हम कहते हैं मुझे पढ़ाते वक्त कितना समय बीत गया, तो मुझे पढ़ाते वक्त आप कहोगे सर अभी तो आपको 5 मिनट हुआ। जी नहीं, मुझे 5 मिनट नहीं बेटा, मुझे पढ़ाते 11 साल बीत गए। कितने साल बीत गए? 11 साल बीत गए। तो ये 11 साल पीछे क्या लगाया, 11 के बाद क्या लगाया? साल। इसका मतलब जो समय को हम माप सकते हैं, साल, दिन, घंटे, महीने, मिनट, सेकंड, इसमें हम माप सकते हैं। तो याद रखिए जिस राशि को मापा जा सकता है उस राशि को आप भौतिक राशि या फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। दोबारा सुनिए, जैसे मैं कहूँ यहाँ का तापमान कितना हो रहा है, आप कहेंगे यहाँ का तापमान सर 40 डिग्री सेंटीग्रेड होने वाला है, जून तक 40 डिग्री सेंटीग्रेड पहुँच जाएगा, बड़ी गर्मी पड़नी स्टार्ट हो जाएगी, है ना। आपको दिन में 3 बार नहाना होगा। ये तापमान सब पर गौर फरमाइए। तापमान के पीछे डिग्री सेंटीग्रेड होता है, डिग्री सेंटीग्रेड। ये डिग्री सेंटीग्रेड है क्या? तापमान को आपने मापा, तो तापमान को आप भौतिक राशि कहिएगा जिसे आप माप सकते हैं, तोल सकते हैं। मैं कहने लगूँ इस मार्कर में कितना वजन है, आप कहेंगे इस मार्कर में सर 10 ग्राम वजन है। 10 तो है, ये ग्राम क्या है ना। माप सकते हैं तो जिसको माप सकते हैं ना आप, तो याद रखिए वो भौतिक राशि में गिना जाएगा। जितनी भी आपके आसपास जितनी भी चीज़ दिखाई देगी, जितनी भी राशियाँ दिखाई देगी जिन्हें आप माप सकते हो, तोल सकते हो, तो याद रखिएगा वे सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ होगी, है ना। टेम्परेचर को आप मेजर कर सकते हैं, तापमान को आप माप सकते हैं, है ना, समझे आप। इसका वेट भी माप सकते हैं आप, इसका वेट कितना वजन होगा, इसका कितना भार होगा, इसे माप सकते हैं। तो इसका मतलब जो भार होगा ना वो भी कैसी राशि होगी? भौतिक राशि होगी, भौतिक राशियाँ होंगी। अच्छा चलिए इधर आइए सर, भौतिक राशि का और उदाहरण। आइए भौतिक राशि का और उदाहरण देता हूँ। चलिए जैसे 1 मिनट के लिए रुक जाइएगा, बाद में बताऊँगा, पहले सुनिए। आवेश है ना, इस पर कितना चार्ज है? 2 कूलम, 5 कूलम, 8 कूलम, 10 कूलम। कूलम को इंग्लिश में कूलम कहते हैं। 8 कूलम, 20 कूलम, 100 कूलम, 80 कूलम, 90 कूलम। कूलम मतलब कूलम। ये कूलम है क्या चीज़? इसे यानी आप आवेश को, यानी चार्ज को, आवेश, जहाँ मैं आवेश वर्ड यूज़ करूँगा तो आप समझ जाइएगा कि मैं जो शब्द यूज़ कर रहा हूँ उसे कहते हैं चार्ज, है ना। जो मैं शब्द यूज़ कर रहा हूँ उसे कहते हैं चार्ज दैट मीन्स आवेश। ओके, हिंदी में चार्जिंग करना, आवेश देना। अभी बताएंगे आपको, आवेश अच्छी तरह से समझाएंगे, लेकिन आपको भौतिक राशि समझा रहे हैं। हमने आपको ये समझाना चाहते हैं आवेश भी एक प्रकार की भौतिक राशि है। चार्ज इज ए फिजिकल क्वांटिटीज। आवेश भी एक प्रकार की भौतिक राशि है। चार्ज इज ए फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, नो डाउट्स। बल, सर बल बताइए। बल भौतिक। भैया एक बात बताए हैं तुमको कि जो भी, जिसे भी आप माप सकते हो, तोल सकते हो, है ना, माप सकते हो, तोल सकते हो, देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। माप सकते हो, तोल सकते हो, जिसको भी आप माप सकते हो, जिस राशि को माप सकते हो, तोल सकते हो, तो याद रखिएगा ये सारी की सारी भौतिक राशियाँ होगी, फिजिकल क्वांटिटीज होगी। एक लाइन में याद रखिए। दूसरा, तो आप भौतिक राशि का उदाहरण लिख सकते हैं बल दैट मीन्स फोर्स, कोमा। और बताओ टेम्परेचर, तापमान। और बताओ क्या किस नाप सकते हो आप? अब आपको अपने दिमाग से सोचना होगा कितने उदाहरण आपके दिमाग में आए, है ना, कितने उदाहरण आपके दिमाग में आए। आप ये बताइए कितने उदाहरण आपके दिमाग में आए जिसे माप सकते हैं, तोल सकते हैं, है ना। मापना या तोलना। उसके बाद बताइए बल हुआ, तापमान हुआ, उसके बाद समय जो आपका ख़राब चल रहा है ना, टाइम, आप इसे माप सकते हैं। कितना समय आपने बर्बाद कर दिया, इसे माप सकते हैं। आप कहोगे मैंने 6 महीने बर्बाद कर दिए, है ना। कुछ बच्चे कहेंगे मैंने 2 साल ही बर्बाद कर दिए। कुछ कहेंगे ये हम तो पढ़े ही नहीं। कोई बात नहीं बेटा, पढ़ लो। कितना समय हो गया? चलिए, तो आप और भी उदाहरण देख सकते हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार उदाहरण लिख सकते हैं। हमने आपको बता दिया जिसे माप सकते हैं, तोल सकते हैं, तो याद रखिएगा वो कौन सी राशियाँ होंगी? भौतिक राशियाँ होंगी। पूरी फिजिक्स के अंदर आपको यही दिखाई देंगी। पूरी फिजिक्स के अंदर, दुनिया की कोई सी भी फिजिक्स हो उसके अंदर इस तरह भौतिक राशियाँ दिखाई देगी। तो सर अभौतिक राशियाँ क्या होती है? सर ये अभौतिक राशियाँ क्या होती है? आइए जानते हैं अभौतिक राशियाँ किसे कहते हैं। आप इस तरह काफ़ी मैडिंग बनाइए। अभौतिक राशियाँ वे होती हैं जिन्हें मापा या तोला नहीं जा सकता, जिसे आप माप नहीं सकते, तोल नहीं सकते, है ना, तो उसे कहते हैं अभौतिक राशि। सर ऐसा कोई उदाहरण दीजिए। जी जरूर देंगे आप, 1 मिनट रुकिए, आपको बताते हैं। आप कितना हंस रहे हैं?
आप कितना हंस रहे हैं, आप अंदर अंदर कितना मुस्कुरा रहे हैं, आप बता सकते हैं? जी नहीं, आप कभी नहीं बता सकते। आप किसी से कितना प्यार कर सकते हैं, कर सकते हैं, बता सकते हैं? जी नहीं, आप कभी नहीं बता सकते। अगर मेरा यकीन मानिए, अगर आप बता सकते हैं तो वो प्यारे नहीं है। यानी प्यार, मोहब्बत, गम, दुख, सुख, इन्हें सब मापा नहीं जा सकता। तो याद रखिए, तो इस तरह की जो राशि होगी ना, उन्हें नॉन फिजिकल क्वांटिटी या अभौतिक राशियाँ कहते हैं, समझे? जिसे मापा या तोला नहीं जा सकता, इस तरह की राशियाँ अभौतिक राशियाँ कहलाती है। यानी वे राशियाँ यानी वे फिजिकल क्वांटिटीज जिन्हें मेजर नहीं कर सकते, कैन नॉट बी मेजर, है ना, कैन नॉट बी मेजर दिस क्वांटिटीज, तो विच नाउन एज द नॉन फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज द हिंदी भौतिक राशियाँ। ओके, तो वे राशियाँ जिन्हें मापा या तोला नहीं जा सकता है, उन राशियों को अभौतिक राशियाँ कहते हैं। जैसे हंसना, रोना, गम, खुशी, दुख, सब। इन्हें पढ़ना नहीं है। इन वाली जो अभौतिक राशियाँ थी इन्हें पढ़ना नहीं है, लेकिन काफ़ी में नोट करना है, ताकि आपको पता लगना चाहिए कि आपका नोट्स खूबसूरत और बदसूरत नहीं, खूबसूरत दिखाई दे, समझे? चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब हम पढ़ेंगे केवल क्या पढ़ने वाले हैं, आप मेरे संग जो पढ़ने वाले हैं, केवल एक ही चीज़ पढ़ने वाले हैं, वो होगी भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ, सभी बच्चे कॉपी में हेडिंग बनाएंगे, भौतिक राशियाँ, फिजिकल क्वांटिटीज। आपको अभौतिक राशियाँ नहीं पढ़नी है, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज को स्टडी नहीं करना है। भौतिक राशियाँ, फिजिकल क्वांटिटीज। तो भौतिक राशि आपको मेरे संग स्टडी करनी। तो बच्चों भौतिक राशियाँ के अंदर भी घुस जाएंगे, है ना, भौतिक राशि के अंदर जाएंगे ना, तो जैसे आप इसके अंदर जाएंगे भौतिक राशियों के अंदर, तो भौतिक राशि के अंदर आपको दो प्रकार की राशियाँ दिखाई देंगी। पूरी फिजिक्स के अंदर दो प्रकार की राशियाँ दिखाई देंगी। आइए आप मेरे संग चलते हैं, मैं आपको अच्छे उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करूँगा। मेरा यकीन मानिए, जैसे मैंने कहा ऐसा ही होगा। पूरी फिजिक्स के अंदर यही चीज़ दिखाई देगी आपको, जो मैं समझाऊंगा। उसके बाद जो मैं आपको इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग में दे रहा हूँ, इसके बाद फिजिक्स बहुत आसान हो जाएगी। आज मैं आपको ये समझाकर भेजूंगा पूरी तरह क्लियर करके कि आवेश किसे कहते हैं, आवेश और पदार्थ से संबंधित। आवेश यानी चार्ज क्या होता है, और जो हमारा मैटर होता है, पदार्थ जिसे बोलते हैं, सब्सटेंस क्या होता है, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को समझाकर भेजूंगा। आप नोट्स में मेंशन करते चले जाएंगे। भौतिक राशियाँ, तो भौतिक राशियाँ मतलब फिजिकल क्वांटिटीज़ के अंदर फिजिकल क्वांटिटीज दो प्रकार की होती हैं, यानी भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक जो दिखाई देगी आपको, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर VECTOR, वेक्टर क्वांटिटी आप पूरा लिखिएगा, क्वांटिटी। उसके बाद स्केलर क्वांटिटी, SCLAR, स्केलर क्वांटिटी। हिंदी में कहते हैं इसे सदिश राशियाँ। इधर साइड में ये इसे कहते हैं अदिश राशियाँ। सर ये समझाइए कि वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है। वेक्टर यानी सदिश, स्केलर मतलब अदिश, क्वांटिटी मतलब राशियाँ, क्वांटिटीज मतलब क्वांटिटीज। क्यों? अभी सदिश राशियाँ होंगी, क्वांटिटी मतलब राशि, क्वांटिटीज मतलब राशियाँ। ओके, इंग्लिश बहुत ईजी। तो सदिश राशियाँ किसे कहते हैं, अदिश राशियाँ किसे कहते हैं। व्हाट इज द वेक्टर क्वांटिटी, व्हाट इज द स्केलर क्वांटिटी। ओके, तो सदिश राशियाँ और अदिश राशियाँ किसे कहते हैं, आज आपके संग इस टॉपिक पर बात करना चाह रहा हूँ मैं कि सदिश राशियाँ किसे कहते हैं। आइए मैं जानता हूँ, मैं आपको दो बातें बताऊँगा, दोनों बातों को ध्यान से समझिएगा, एक लाइन में आपकी समझ में आ जाएगा कि सदिश राशियाँ किसे कहते हैं, अदिश राशि किसे कहते हैं। उसके बाद मैं आपको ट्रिक बताऊँगा कि आप कैसे पहचानते हैं। आपके सामने कोई ऑब्जेक्टिव पर्सन आ जाए तो आप किस तरह पहचानते हैं कि वो सदिश राशि होगी, अदिश राशि होगी। एक लाइन में आपको कुछ भी सोल्व नहीं करना है, आप देखकर बता देंगे कि सदिश राशि है, अदिश राशि है। मेरे आपको ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ, समझे। लेकिन आप पहले मेरे साथ कोई ट्रिक नहीं, आप मेरे साथ पहले फुल डिटेल से समझेंगे, उसके बाद ट्रिक पे आएंगे। इतनी जल्दी नहीं बताऊंगा, समझे। सदिश राशि किसे कहते हैं, आपसे पूछा गया सदिश राशि किसे कहते हैं। आपसे टीचर पूछ सकता है कि सदिश राशि किसे कहते हैं, व्हाट इज द वेक्टर क्वांटिटीज। तो वेक्टर क्वांटिटीज का एक जीता जागता जो मैं आपको उदाहरण बताऊंगा वो बहुत अच्छा उदाहरण है, आप उसे समझिए। जो मैं आपको उदाहरण दूंगा वे उदाहरण बहुत अच्छे उदाहरण होंगे। आइए जानते हैं। जैसे वे राशियाँ, पहला परिभाषा सुनिए, वे राशियाँ जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होती है। वे राशियाँ जिनमें परिमाण व दिशा दोनों, आप लिख सकते हैं, वे राशियाँ जिसमें परिमाण व दिशा दोनों होती है। समझाऊंगा अभी। वे राशियाँ जिनमें परिमाण व दिशा दोनों होती है, उन राशियों को सदिश राशियाँ कहते हैं। उन भौतिक राशियों को, क्योंकि भौतिक राशियाँ हैं, उन भौतिक राशियों को सदिश राशियाँ कहते हैं। अच्छा,
सर ये बताइए इसमें सदिश परिमाण और दिशा क्या होती है, ये परिमाण क्या है और ये दिशा क्या है। हमने कहा कि वे राशियाँ जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होती हैं, जिनमें परिमाण व दिशा दोनों होती है, वे राशियाँ जिनमें परिमाण भी हो, परिमाण व दिशा दोनों हो, परिमाण व दिशा दोनों हो। अदिश राशियों के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई देगी आपको, क्या, केवल परिमाण, दिशा नहीं होगी, परिमाण, केवल परिमाण इंग्लिश में आ जाइए, इंग्लिश में इसे कहते हैं मैग्नीट्यूड, MAGNITIUDE, मैग्नीट्यूड। इसे कहते हैं डायरेक्शन, इंग्लिश के वर्ड लिखिएगा, आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, मेरा यकीन मानना। इसे क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण आप दूसरी भाषा में इसे कह सकते हैं माप। परिमाण का दूसरा मतलब होता है माप, है ना। तो परिमाण और दिशा क्या होती है पहले ये जानते हैं। जब आप परिमाण और दिशा समझ जाएंगे तो आप समझने लगेंगे कि सदिश राशियाँ कौन सी होती है, अदिश राशियाँ कौन सी होती हैं। राशियाँ, आप मेरे साथ भौतिक राशियाँ स्टडी कर रहे हैं, अभौतिक राशियों को हम नहीं पढ़ते हैं। पिछले डायग्राम में हमने आपको बताया है, वीडियो को स्किप करके अगर आप नोट्स बना रहे होंगे तो आपको पता लग गया होगा कि किस तरह। आज हम जानेंगे आप मेरे साथ कि सदिश राशियाँ कौन सी और अदिश राशियाँ कौन सी होती है। सदिश राशियाँ और अदिश राशियों को अच्छे तरीके से स्टडी करने के पश्चात जब मैं आपको बहुत सारे उदाहरण दे दूंगा तो उसके बाद बताइएगा कि सदिश राशियों और अदिश राशियों में डाउट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। परिमाण व दिशा, वे राशियाँ जिसके अंदर परिमाण और दिशा दोनों होती है, मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, तो ऐसी राशि ऐसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। वे राशियाँ जिसमें परिमाण भी हो, दिशा भी हो, ऐसी राशियाँ सदिश राशियाँ कहलाती है। वे क्वांटिटी जिसके अंदर केवल मैग्नीट्यूड हो, वे क्वांटिटी जिसके अंदर केवल मैग्नीट्यूड हो। मैग्नीट्यूड मतलब एटीट्यूड, ऐसा समझ लो, मैग्नीट्यूड मतलब एटीट्यूड हो जो आपके अंदर पहले ही यानी कोट को भरा हुआ है ना। तो ये स्केलर क्वांटिटीज़ किसे कहते हैं, स्केलर क्वांटिटीज आई जानते हैं। पहले जानते हैं कि परिमाण और दिशा किसे कहते हैं। ये क्या भला है, नहीं परिमाण क्या, ये दिशा क्या। जैसे मुझे अभी पढ़ाते कितना समय बीत गया, आप कहोगे सर 20 मिनट, जी नहीं 11 साल, है ना। पढ़ाते सोनू सर को पढ़ाते कितना समय बीत गया, सोनू सर को पढ़ाते बीत गए 11 साल। कितने, 11 ईयर्स यानी 11 साल। इस साल क्या है, साल पीछे आप देखते हैं, है ना। अगर हम लिखते सोनू सर को पढ़ाते कितना समय बीत गया तो आपको कहेंगे 11 साल। ये साल है ना जो इसे मापा गया, यानी जो वर्ष था उसे मापा गया, यानी समय को मापा गया किसमें, वर्ष में या साल में। समय को मापा गया किसमें, साल में। तो याद रखिए जिसे मापा जा सकता है साल में, लेकिन इसके अंदर कोई दिशा नहीं है। किस दिशा में मुझे बीत गए, इस दिशा में, उस दिशा में, उत्तर दिशा में, पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में। इसका मतलब समय के अंदर दिशा नहीं होती, जिसके अंदर केवल परिमाण होता है। देखिए परिमाण 11 साल यानी 11 ईयर्स, 11 साल इसे कहते हैं 11 और ईयर्स, इसे बोलते हैं पूरे को मिलाकर परिमाण, इसे बोलते हैं परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड। ये है मैग्नीट्यूड 11 साल। आपको पता है 11 साल किस दिशा में बीत गए, जी नहीं, आपको नहीं पता 11 साल कौन सी दिशा में बीत गए, कौन सा साल कहाँ बीत गया, आपको कुछ नहीं पता। तो 11 साल कौन सी दिशा में बीत गए, तो इसे बोलते हैं आप परिमाण। क्या बोलते हैं, परिमाण बोलते हैं। कि तो समय, आप देखा समय को, अभी केवल इस क्लास को चलते कितना समय होगा, 1 घंटा। इस क्लास को चलते कितना समय होगा, 1 घंटा। तो जो 1 घंटा हुआ ना, 1 घंटा, तो याद रखना कौन सी दिशा में हुआ, उत्तर दिशा, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा। दिशा नहीं मालूम आपको, केवल परिमाण पता, डायरेक्शन नहीं पता, केवल मैग्नीट्यूड पता, आपको दिशा नहीं मालूम। तो याद रखिएगा, तो यानी जो समय एक राशि है, वो भी भौतिक राशि है। तो ऐसी भौतिक राशियों को आप अदिश राशि कहते हैं जिनमें केवल परिमाण होता है। और बताता हूँ, ये देखिए मार्कर में कितना वजन है। आप कहेंगे सर 10 ग्राम वजन, कोई बात नहीं, 10 ग्राम वजन है ना। वेट, इसका वेट कितना, 10 ग्राम वेट है ना। इसका वेट कितना, 10 ग्राम। इसका भार कितना, भार, ये भार जो सब दिखाई दे रहा है ना आपको, इसे ना अदिश राशि कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। समझे। तो 4 ऑप्शन देगा आपको, तो आपको पहचानना होगा। तो जिसके अंदर केवल परिमाण होगा, यानी मैग्नीट्यूड होगा, तो याद रखिएगा वो अदिश राशियाँ होंगी। तो अभी हमने 2 उदाहरण दिया आपको, भार, द्रव्यमान, वेट, मास, और उसके बाद एक और उदाहरण देता हूँ। उसके बाद समय भी दिया। समय किसका उदाहरण है, अदिश राशियों का। अभी अदिश राशि की बात कर रहे हैं, सदिश राशि की बात करने वाले हैं अभी आपके साथ। अभी उनकी बात कर रहे हैं जिनके अंदर केवल परिमाण होगा। जैसे टेम्परेचर जानते हो, टेम्परेचर ताप जिसे कहते हैं, ताप है ना। ताप, आज का तापमान कितना हो रहा है,
आप कहेंगे सर 40 डिग्री सेंटीग्रेड, आज का तापमान है 26 डिग्री सेंटीग्रेड, 26-27 डिग्री सेंटीग्रेड, ज़्यादा ज़्यादा 33 डिग्री सेंटीग्रेड, काफ़ी गर्मी हो जाएगी, है ना। आप ये 33 डिग्री सेंटीग्रेड जो बोल रहे हैं, ताप इसका मतलब ताप 33 डिग्री सेंटीग्रेड, आपने कहा 33 डिग्री सेंटीग्रेड, 33 डिग्री सेंटीग्रेड आपने इसे मापा ना, है ना, जिसे माप सकते हैं उसे भौतिक राशि कहते हैं, मापा आपने इसे, तो ये भौतिक राशि का ही भाग है कि, लेकिन इसके अंदर 33 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या इसके अंदर कोई दिशा है? हम कहेंगे कि तापमान 33 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है, ये उत्तर दिशा में हो रहा है या पूर्व दिशा में हो रहा है, पश्चिम दिशा में, ऐसा नहीं कह सकते हैं। यानी तापमान में दिशा नहीं होती है। जब किसी भी राशि में दिशा नहीं होती है, डायरेक्शन नहीं होती है, तो उस राशि को हम जिसमें मेजर करते हैं, उस राशि को, इस क्वांटिटी को आप स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, उस क्वांटिटी को आप स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सिर्फ एक ही चीज़ होती है, उसे कहते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड, जिसके अंदर मैग्नीट्यूड होगा तो याद रखिए उसके अंदर एटीट्यूड होगा, और जिसके अंदर एटीट्यूड होगा तो याद रखिए वो अदिश राशि होगी। अदिश राशि मतलब स्केलर क्वांटिटी। इंग्लिश में भी लिखिएगा, हिंदी में लिखिएगा। इतने उदाहरण बहुत हैं। अब बात करते हैं किसकी? सदिश राशियों की, कि सदिश राशियाँ कौन कौन सी होगी। जैसे ध्यान से सुनिएगा, एक लाइन में बताऊंगा, परिमाण भी होगा, दिशा भी होगी। जैसे ये रखा मार्कर पे हमने बल लगाया, मार्कर में मैंने बल लगाया 5 न्यूटन का। आपको पता 5 न्यूटन का बल लगाया, कितने न्यूटन का? 5 न्यूटन का बल लगाया। जैसे हमने 5 न्यूटन का बल लगाया तो ये मार्कर आपको पता है कौन सी डायरेक्शन में बल लगाया, बल मतलब फोर्स, समझे। हमने इस पर 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, बल लगाया, ये इस दिशा में डिस्प्लेस हो गया, विस्थापित हो गया। ये मार्कर इस दिशा में डिस्प्लेस हो गया। आपको पता है कौन सी डायरेक्शन में बल लगाया गया, इस डायरेक्शन में बल लगाया, है ना, ए से बी की ओर, यहाँ ए यहाँ बी, ए से बी की ओर फोर्स लगाया गया 5 न्यूटन का, बल लगाया गया 5 न्यूटन का, है ना। ए से बी की ओर, ए टू बी या ए से बी की ओर 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, 5 न्यूटन का बल लगाया गया। आपको पता है इसकी डायरेक्शन, ये 5 न्यूटन का बल, 5 न्यूटन का बल ए से किसकी ओर लगाया गया? बी की ओर लगाया। यानी आप ऐसे कह सकते हैं, जो बल, हमने आपको नाम बताया बल, यानी बैल नहीं बल या फोर्स जिसे कहते हैं, आपको पता है ए से बी की ओर, इस मार्कर पर ए से बी की ओर 5 न्यूटन का फोर्स लगा है। फर्क है ना। आपको डायरेक्शन भी पता है और मैग्नीट्यूड भी पता है, डायरेक्शन भी पता है, मैग्नीट्यूड भी पता है, यानी आपको दिशा भी पता है, आप दिशा भी जानते हैं और आप परिमाण भी जानते हैं। जब आप किसी भी राशि का दिशा और परिमाण दोनों जानते हो तो याद रखिएगा उस राशि को आप अदिश राशि नहीं सदिश राशि कहते हैं। जब आप किसी भी क्वांटिटी का, जब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का आप डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों जानते हो तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ को आप वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं। समझे? मैंने कहा था ना कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छे होने वाले, मेरे साथ धीरे धीरे आप देखिएगा कितना इंप्रूव आएगा। जो बच्चे कहते हैं मेरे को इंग्लिश नहीं आती, आइएगा मेरे साथ, मैं इंग्लिश भी पढ़ाता हूँ। इंग्लिश के तो हम बहुत बड़े फैन हैं, समझे सर। एक आधा और उदाहरण दें, रुकिए, आइए जानते हैं। एक उदाहरण और जानते हैं आपके संग कि एक उदाहरण और होगा। कौन से नंबर का उदाहरण देता हूँ, चलिए आइए जानते हैं। और उदाहरण देता हूँ आपको, चलिए हाँ, एक उदाहरण देता हूँ। जैसे मैं हूँ, हम और हमारा फ्रेंड, हम और हमारी फ्रेंड नहीं, हमारी कोई फ्रेंड नहीं है, हम और हमारा फ्रेंड, दो, हम और हमारा फ्रेंड शुभम और हम सोनू भैया जी, है ना। हम सुबह रेस मारने के लिए जाते हैं, चलिए जाते हैं रेस मारने के लिए, और रेस मारने के लिए जाते हैं। मैं आपको समझा रहा हूँ कि सदिश राशियाँ किसे कहते हैं, उसका एक उदाहरण दे रहा हूँ, वेक्टर क्वांटिटी एक उदाहरण देता हूँ। तो मैं एंड माई फ्रेंड, मैं और मेरा दोस्त रेस मारने के लिए जाते हैं। मैंने अपने दोस्त से पूछा कि तुम कल रेस मारने गए थे? वो बोला हाँ गया था। मैंने कितने किलोमीटर दौड़ा रे? वो बोला कि 6 किलोमीटर दौड़ा भैया। हमारा दोस्त बोला कि 6 किलोमीटर दौड़े हैं। मैंने कहा बहुत अच्छा। उसने हमसे पूछा कि तुम दौड़ने गए थे? मैंने कहा जी हाँ दौड़ने गए थे। तुम कितने किलोमीटर दौड़े? वो हमसे पूछे कि हमने उसको कंफ्यूज करे हैं, हमने उसको कंफ्यूज कर दिया। कैसे कंफ्यूज कर दिया, आइए बताते हैं कैसे कंफ्यूज कर दिया। हम उसको बताए हैं कि हम ना 8 किलोमीटर दौड़े हैं। 8 किलोमीटर, तुम कितना दौड़े हो, है ना। हम उनसे पूछे कि तुम कितना दौड़े हैं? वो बोला 6 किलोमीटर दौड़े हैं। हमने उसको बताया कि हम 8 किलोमीटर दौड़े हैं, हालांकि हम झूठ बोले थे, है ना। वो कितना दौड़ा था? 6 किलोमीटर। हम कितना दौड़े थे? 8 किलोमीटर, हालांकि हम झूठ बोले थे। कोई बात नहीं, आपको क्या लेना है, आपको तो समझना है। चलिए देखिए, हमको भोजपुरी भी आते थे, है ना, सारे लैंग्वेज बोल ले रहे थे, ठीक है। अभी 16-17 लैंग्वेज बड़े आराम से आते हैं। चाइनीज भी आए थे, ठीक, अच्छा वाला थे, ओके। 8 किलोमीटर 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर 6 किलोमीटर। ये कौन? ये सोनू भैया जी। अच्छा, ये कौन? ये शुभम भैया जी।
ये 8 किलोमीटर, ये 6 किलोमीटर। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन हम ना उनको एक बात और बोल दिए हैं, हम उनको एक बात और बोल दिए हैं, भैया हम दौड़े जरूर हैं, भैया हम दौड़े जरूर हैं, लेकिन ऐसे नहीं दौड़े हम ना धनौरी से कलियर की ओर दौड़े हैं, हम धनौरी से कलियर की ओर दौड़े हैं। अच्छा, ये बोला हम तुमको नहीं बताएंगे, हम तुमको नहीं बताएंगे किधर दौड़े हैं। आप ऊपर देख रहे हैं, आप ऊपर देख रहे हैं 8 किलोमीटर दौड़े। यहाँ डायरेक्शन भी पता है, दिशा भी पता है, यहाँ दिशा भी पता है, परिमाण भी पता है, जहाँ दिशा भी पता हो परिमाण भी पता हो। चलो इसे बदल देते हैं, इसे कहते हैं 8 किलोमीटर प्रति घंटा, इसे कहते हैं 6 किलोमीटर प्रति घंटा। 8 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा फ्रेंड 1 घंटे में 6 किलोमीटर दौड़ा है, ये हम हैं 1 घंटे में 8 किलोमीटर दौड़े हैं, है ना, 1 घंटे में 8 किलोमीटर दौड़े हैं। ये हमारा फ्रेंड 1 घंटे में 6 किलोमीटर दौड़ा है, इसका नाम शुभम है ना। हम बोले इसको कि तुम तेज दौड़ो, ऐसे दौड़ोगे तो कुछ नहीं होगा रे। 1 घंटे में कितना दौड़ा रहे, 6 किलोमीटर दौड़ा, लेकिन ये गुप्त आदमी है। गुप्त आदमी समझते हो, कुछ नहीं बताए हैं किधर दौड़े, किधर भागे जा रहे थे, ये बताए हैं। ये जैसे अंदर है बेचारे ऐसे ही बाहर है। ये बताए हैं कि ये 8 किलोमीटर दौड़े हैं, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थे, 1 घंटे में 8 किलोमीटर। साफ साफ बोल दिए कि धनौरी से कलियर की ओर जा रहे थे, है ना, धनौरी से कलियर की ओर जा रहे थे, अकेले ही जा रहे थे। चलिए, हमने आपको 2 केस बताए, 2 केस के अंदर आप समझ गए होंगे इस केस में और उस केस में क्या अंतर है। समझ गए आप क्या अंतर है? इस केस में आपको दिशा नहीं पता, उस केस में आपको दिशा पता है। जिस केस में भी आपको दिशा पता हो, आर यू नॉट गेटिंग माई पॉइंट? ओके, जिस केस में आपको दिशा पता हो, परिमाण के साथ साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको डायरेक्शन भी जानते हो, तो ऐसी राशियाँ सदिश राशियाँ या वेक्टर क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। ऐसी राशियाँ सदिश राशियाँ या वेक्टर क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। समझे? ओके, आप ना जो ऊपर देख रहे थे इसे बोलते हैं वेग। इंग्लिश में बोलते हैं वेलोसिटी। अच्छा सर, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं चाल। यही वेग और चाल में अंतर है। चाल और वेग में अंतर पूछा आपसे कि इसे बोलते हैं स्पीड। ये है वेलोसिटी, ये आपका स्पीड। वेलोसिटी, व्हाट इज दिस इज स्पीड। व्हाट इज दिस? वेलोसिटी और स्पीड में यही डिफरेंस दिखा देगा आपको। जो वेलोसिटी होगी उसके अंदर डायरेक्शन होगी, लेकिन जो आपका स्पीड होगी उसके अंदर डायरेक्शन नहीं होगी। केवल ओनली क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा। क्या होगा? मैग्नीट्यूड। याद रखना, जब डायरेक्शन आ जाना, बस एक दिमाग में बात सेट कर लो, जहाँ भी डायरेक्शन आई ना तो याद रखना सदिश राशि होगी। दोबारा बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। हैंड ट्रिक बाद में बताऊंगा, ट्रिक अभी नहीं बताऊंगा, आपकी आदत खराब हो जाएगी। समझे? चलिए, तो देखिए हमारे फ्रेंड कैसे फ्रेंड हैं हमारे, है ना। चलिए, तो बच्चों आज आपने मेरे साथ क्या जाना? सदिश राशियाँ और अदिश राशियाँ। सदिश राशियाँ और अदिश राशियाँ, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी के आप अलग अलग उदाहरण लिखकर लाइएगा। 10 उदाहरण लिखकर आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। 10 उदाहरण इधर, 10 इधर। मैं चेक करूँगा कि कौन बच्चा पढ़ रहा है कौन नहीं। सदिश राशियों के 10 उदाहरण, अदिश राशियों के 10 उदाहरण लिखिएगा। फिर मैं आपको ट्रिक बताऊँगा, बड़ी खतरनाक वाली ट्रिक बताऊँगा कि आप एक झटके में पहचान जाएंगे कौन सी सदिश राशियाँ कौन सी अदिश राशियाँ होती है। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। वेरी इजी। चलिए, अब हम चैप्टर के अंदर प्रवेश करते हैं। अब हम चैप्टर के अंदर एंट्री मारते हैं और ध्यान से सुनिएगा सब बच्चे ध्यान से सुनिएगा। आइए चलते हैं। इसे जानना चाहते हैं? इसे जानने से पहले आवेश, मैंने आपसे वादा किया था मैं आज आपको चार्ज बिना समझाए नहीं भेजूंगा। बिना चार्ज यानी आवेश को समझाए बिना नहीं जाने दूंगा। यहाँ से बड़े अच्छे और गहन तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि चार्ज किसे कहते हैं, आवेश किसे कहते हैं। व्हाट इज चार्ज? चार्ज समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट और जरूरी है, जो मैं मानता हूं एक कॉन्सेप्ट और जरूरी है, उसे कहते हैं मैटर। मैटर वो वाला मैटर नहीं, मैटर पदार्थ को बोलते हैं। इसे बोलते हैं एक दूसरा नाम भी है इसका, सब्सटेंस। इसे बोलते हैं पदार्थ। पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ पहले ही जान लेते हैं, है 2 मिनट लगी समझने के। पदार्थ किसे कहते हैं, इसका स्ट्रक्चर समझना जरूरी। 9th क्लास की जो NCERT बुक होगी साइंस क्लास की, पहले दूसरे चैप्टर में आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ये देख रहे हैं डस्टर का थोड़ा सा पार्ट काट दो, जो भी यहाँ तक भी आपकी नज़र जाएगी ना
प्रत्येक चीज़, अब देखो आपकी नज़र कहाँ कहाँ तक जाती है ना, नज़र को कभी जब घर कर रखना चाहिए, है ना। ज़्यादा दूर चली गई तो समस्या खड़ी हो जाएगी आपके लिए। तो ये आपने इसका पार्ट थोड़ा सा कट कर दो, जैसे आप ये वाला पार्ट यहाँ से कट कर दोगे ना, ये कट कर दोगे, तो कट करने के पश्चात तो आपको दिखाई देगा ना, उसे बोलते हैं पदार्थ। पदार्थ मतलब मैटर बोलते हैं उसे बोलते हैं पदार्थ, सब्सटेंस बोलते हैं उसे, जिसे आप दाम को देख सकते हैं। अच्छा, क्या क्या देख रहे हो आप इस टाइम, मुझे देख रहे हो, मैं भी पदार्थ हूँ, लेकिन मैं सजीव पदार्थ हूँ, है ना, ज़्यादा मत देखना, बर्बाद हो जाओगे। इधर देखो, ये डस्टर दिखाई दे रहा है, डस्टर डस्टर, ये भी आपका पदार्थ है, ये भी क्या पदार्थ, पदार्थ 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 पदार्थ। अच्छा, ये क्या, ये भी पदार्थ, ये भी पदार्थ, ये भी पदार्थ, जहाँ चारों तरफ नजर जाएगी, चारों तरफ पदार्थ पदार्थ पदार्थ, पूरी दुनिया ही पदार्थ बनी हुई। अच्छा सर, ये बताओ कि चंद्रमा पदार्थ है? जी हाँ, चंद्रमा पदार्थ है, जब तो वहाँ जीवन संभव है। जहाँ पदार्थ नहीं वहाँ जीवन नहीं, जहाँ पदार्थ नहीं वहाँ जीवन नहीं, वहाँ जीवन संभव ही नहीं है। शनि ग्रह पर क्यों नहीं है? शनि ग्रह पर पदार्थ ही नहीं है, इसलिए वहाँ जीवन नहीं है। अच्छा चलो सर, ये बताइए कि शुक्र ग्रह पर भी जीवन नहीं है। जीवन नहीं की क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पदार्थ ही नहीं है। तो जहाँ पदार्थ ही नहीं है और जहाँ पदार्थ है भी तो वहाँ टेम्परेचर अनुकूल नहीं है, तो आप वहाँ रह नहीं सकते। तो फिर आप अच्छा होगा यहीं रहो, चुपचाप पढ़ते रहो, बस फालतू की बोल रहे हो। चलिए, पदार्थ, पदार्थ समझते हो? पदार्थ 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 पदार्थ, आइए चलते हैं पदार्थ। मैटर, मैटर एक मिनट, तो बच्चों जहाँ तक हमारी नज़र जाएगी उसे बोलते हैं मैटर। मैटर मतलब पदार्थ। पदार्थ आपको जो दिखाई देगा उसे इंग्लिश में सब्सटेंस कहते हैं। पदार्थ का क्यों समझाना जरूरी? पदार्थ, हमारी जो बॉडी ना वो भी पदार्थ से मिलकर बनी हुई है ना। अब देखोगे जो इसका छोटा सा कण काट दो, छोटा सा भाग जो दिखाई देगा उसे बोलते हैं सेल, कोशिका जैसे हिंदी में कहते हैं। तो वो कोशिका भी पदार्थ से मिलकर बनी होती है। प्रत्येक चीज़ पदार्थ से मिलकर बनी। चारों तरफ आपके देखो, आपकी नज़र पढ़ते हुए मोबाइल में देखते हुए कहाँ कहाँ तक जा रही है। मोबाइल जिसमें आप वीडियो देख रहे होंगे ये भी पदार्थ का बना हुआ है ना। टूरमलाइन क्रिस्टल पदार्थ का बना हुआ ये पदार्थ, जो इस मोबाइल में आप मेरा वीडियो देख रहे हैं ये भी टूरमलाइन क्रिस्टल पदार्थ का बना हुआ। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो पदार्थ ना बनी हो, है ना। चारों तरफ जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी ना तो वहाँ तक आपको पदार्थ ही दिखाई देगा। चलिए तो जानते हैं पदार्थ, पदार्थ के बारे में और जानते हैं। पदार्थ का एक क्वालिटी होती है, आप ना पदार्थ को काट दो, जैसे काट दोगे, काटने के पश्चात जो पदार्थ होगा ना, पदार्थ एक रूप धारण करता दिखाई देगा। पदार्थ का सबसे छोटा कण यानी मैटर का सबसे जो स्मॉल पार्ट दिखाई देगा, स्मॉल पार्ट यानी माइक्रो पार्ट दिखाई देगा। पदार्थ का जो सबसे माइक्रो पार्ट दिखाई देगा, सबसे सूक्ष्म भाग जो दिखाई देगा उसे बोलते हैं आप अणु। अणु मतलब मॉलिक्यूल, अणु मतलब मॉलिक्यूल, समझना जरूरी, इसके बिना नहीं आप समझ पाओगे। अणु मतलब मॉलिक्यूल दिखाई देगा आपको किसी पदार्थ का। अणु इसे बोलते हैं मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल। अब आप कहोगे सर मार्कर के अंदर अणु है क्या? जी हाँ है, काट दो, छोटा छोटा पार्ट कर दो, इतना जितना देख सकते हो। एक कंडीशन ऐसे आ गई, उसे भी काट दो, उसे भी काट दो, तो फिर आपको दिखाई नहीं देगा, आपको दिखाई नहीं देगा, आपको दिखाई नहीं देगा। इसलिए सबसे बड़ा कौन? अणु। तो ये सबसे दिखाई देगा, उसे बोलते हैं परमाणु। परमाणु क्या बोलते हैं? परमाणु। ये आपको दिखाई नहीं देगा, उनको तो नहीं देखा जा सकता सर, है नहीं, आज तक नहीं देखा गया, आज तक नहीं देखा गया, तो जो अब कैसे देखा जाएगा, है नहीं। इसे बोलते हैं एटम। क्या बोलते हैं? एटम। एटम के अंदर भी चले जाओगे ना, जैसे आप एटम के अंदर जाओगे, एटम के अंदर जाओगे तो एटम के अंदर आपको एक अंदर पार्ट दिखाई देगा, एटम के अंदर एक पार्ट दिखाई देगा, उसे बोलते हैं एटम, है ना। एटम ये पूरा का पूरा एटम के अंदर, इसके अंदर भी एटम है। ऐसी कोई दुनिया नहीं है पूरी दुनिया के अंदर, पूरी भारत के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, पूरी पृथ्वी ग्रह के अंदर जहाँ एटम ना हो। जहाँ एटम होगा ना वहीं जीवन पॉसिबल होगा। ये आप मुझे बोर्ड देख रहे हो ना, इसके अंदर एटम होगा, एटम होगा तो ये आपस में जकड़े हुए, आपस में सब चीज़ें एक दूसरे को जकड़े हुए। ये जहाँ एटम नहीं होगा ना, सब चीज़, वहाँ जीवन पॉसिबल ही नहीं है नहीं, वहाँ लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो जरूरी होगा लाइफ के लिए कि वहाँ एटम हो, समझे। तो देखो सबसे बड़ा पार्ट क्या होगा? अणु। अणु तो छोटा क्या होगा? परमाणु। परमाणु मतलब एटम। उसके बाद परमाणु ना, परमाणु के भी अंदर चले जाओ, सबसे छोटे भाग में चले जाओ तो उसके अंदर आपको दिखाई देगा नाभिक। क्या दिखाई देगा? नाभिक दिखाई देगा। और नाभिक को हम बोलते हैं इंग्लिश में न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं, न्यूक्लियस। तो याद रखना, जो अणु होता है उससे छोटा क्या होगा? परमाणु। परमाणु से भी छोटा क्या होगा? नाभिक। नाभिक के अंदर पता क्या क्या रहते हैं? नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाएं होती है। नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाएं होती है, इस तरह की वृत्ताकार कक्षाएं, सर्कुलर ऑर्बिट बोलते हैं ना। इनमें पता क्या घूमते रहते हैं? इनमें घूमते रहते हैं बाबू इलेक्ट्रॉन। इनका बहुत बड़ा काम, याद रखना, इनके बिना चैप्टर समझ में नहीं आएगा।
ये इलेक्ट्रॉन कभी भी नाभिक के अंदर ही रहते ना, जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर ही रहते। ये ना जो इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन हमेशा नाभिक के बाहर जो वृत्ताकार कक्षाएं होती रहती है ना, उसके अंदर रोटेट करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, आवारा बच्चे बोलते हैं यहाँ पे, है ना। और ये आपको जो नाभिक दिखाई देगा ना, नाभिक के अंदर भी, और ये इलेक्ट्रॉन है क्या, जो आप इलेक्ट्रॉन देखते हैं, इसकी खोज चार्ल्स ने की थी 1932 ईस्वी में, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन है क्या, ये एक प्रकार का आवेशित कण है। आज के बाद कोई पूछे आपसे इलेक्ट्रॉन है क्या, दैट इज द चार्ज, दैट इज इलेक्ट्रॉन इज ए चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन एक प्रकार का आवेशित कण है, अनावेशित नहीं, आवेशित कण, चार्ज पार्टिकल, है ना। दो कण और दिखाई दिए, दो कण और दिखाई दिए, एक तो प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहाँ, नाभिक के बाहर। जितनी बात बताएं इतनी बात याद रखें आप, जितनी बात आपको बताई जाए इतनी बात याद रखें, इतना ही याद रखें, ज़्यादा सोचे मत। सोचना हो तो जो बताया गया उस पर सोचिए, आगे का मत सोचिए, वरना प्रॉब्लम फंस जाएंगे, समझे। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहाँ, नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में। अब आपसे प्रश्न पूछते हैं क्या इसके भीतर अणु है, तो आप कहेंगे हाँ। क्यों, अभी आपको बताए हैं ना, किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या होवे, अणु होवे। और क्या इसके अंदर परमाणु होवे, परमाणु होवे। परमाणु तो याद रखिए ना, अणु का सबसे छोटा भाग ही तो परमाणु होवे। परमाणु के अंदर नाभिक होगा, जी हाँ होगा। उसके अंदर कौन होंगे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे। अच्छा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या है, ये भी कण है। कण मतलब पार्टिकल, इन्हें बोलते हैं पार्टिकल। कण को इंग्लिश में कहते हैं पार्टिकल। पार्टिकल क्या होता है, आइए जानते हैं पार्टिकल किसे कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या बला है, आइए जानते हैं इलेक्ट्रॉन क्या। 1932 ईस्वी में चैडविक के द्वारा, चैडविक ने जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी 1932 ईस्वी में। उन्हें तो नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, समझे। तो बात करते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। पूरी फिजिक्स इनके ही आसपास घूमने वाली है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। क्यों, क्योंकि आप जिस पृथ्वी पर रहते हैं उसके अंदर पदार्थ है। आप पदार्थ को स्टडी करते चले जा रहे हैं। फिजिक्स के अंदर आप पदार्थों को ही स्टडी करते हैं। जो आप फिजिक्स पढ़ते हैं ना, उसके अंदर पदार्थों को ही स्टडी करते हैं। आसपास देखते होंगे, जितनी वस्तु दिखाई देंगी आपको पदार्थ ही दिखाई देगा, पदार्थ को स्टडी करते दिखाई देंगे आप। तो आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आज आपको इनसे रिश्ता बना ही लेना चाहिए। ये आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। जो इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई देगा इसे हम आवेशित कण, चार्ज पार्टिकल कहते हैं। जितना बताऊं उतना याद रखना। जो प्रोटॉन होगा उसे भी आवेशित कण कहते हैं। जो न्यूट्रॉन होगा उसे उदासीन कण बोलते हैं, न्यूट्रल पार्टिकल उदासीन कण कहते हैं, समझे। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन याद रखिए, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होगा वो निगेटिव होगा। बताएंगे निगेटिव पॉजिटिव क्या है। प्रोटॉन पर जो चार्ज होगा पॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव। और प्रोटॉन पर जो चार्ज होगा वो होगा पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जहाँ, और यहाँ याद रखिए जहाँ नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों होगा तो याद रखिए उनके बीच में एक फोर्स एक्ट होगा, उसे कहेंगे अट्रैक्शन फोर्स, हिंदी में कहते हैं उसे आकर्षण बल। तो याद रखिए सभी बच्चे, याद रखना है, दुनिया में जितने भी पदार्थ है सब पदार्थ के भीतर एक ही चीज़ होगी। कौन सी होगी, तो याद रखिएगा वो होगी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। क्या इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन है, आप कहेंगे जी हाँ। पहले इसके अंदर अणु होगा, फिर परमाणु होगा। परमाणु का जो पूरा भार होगा ना, एक ही केंद्र पर टिका हुआ होगा, वो होगा नाभिक। नाभिक के अंदर आपको जो दिखाई देगा एक तो प्रोटॉन होगा, एक न्यूट्रॉन होगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होगा, दैट इज उदासीन मतलब न्यूट्रल। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन होगा वो नेगेटिव होगा। प्रोटॉन और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में एक बल लग रहा होगा, उस बल को अट्रैक्शन फोर्स या आकर्षण बल कहते हैं, वे आकर्षण बल। तो याद रखिए नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ये क्या है, ये क्या भला है नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज। व्हाट इज नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज, अब आप मेरे साथ नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज स्टडी करेंगे कि ये क्या होता है। लेकिन आप एक बात जानिए, ये मार्ग जो आप डस्टर देख रहे हैं या आप मेरे साथ जो भी बुक देख रहे होंगे या स्टूल रखे हुए हैं, चेयर रखे हुई हैं, तो जो भी आप दिखाई देगा ना, जो भी आपको दिखाई देगा तो याद रखिए उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में आकर्षण बल लगेगा, वे एक दूसरे को जकड़े हुए रखेंगे। यही कारण है कि आप जिस घर में बैठे हुए हैं उसकी दीवारें आज मजबूत है। कारण यही है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य आपस में खतरनाक बल लग रहा है जो उससे जकड़े हुए है, जो उसमें जकड़े हुए हैं। और उस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को एनर्जी पता है कहाँ से मिलती है, धूप से। आपके घर की जो दीवारें बनी थी स्टार्टिंग में जब वे गिली थी तो एकदम मजबूत नहीं हुई थी, जैसे उन्हें एनर्जी प्राप्त हुई तो इनके बीच का जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का जो आकर्षण बल था वो और मजबूत होता चला गया और आज आपकी दीवारें धीरे धीरे इतनी मजबूत है, देखिए। लेकिन कुछ दिनों के बाद आपकी दीवारें गिरने लगेंगी। क्यों, इनके बीच का जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का जो आकर्षण बल होगा वो धीरे धीरे वीकनेस आ जाएगी, कमजोरी आनी स्टार्ट हो जाएगी एक समय के अनुसार, एक लिमिट के अनुसार, समझे। तो मैं आपको इतना समझाने का मेरा एक ही मतलब है, आपके दिल और दिमाग और नसों में फिजिक्स भर देना, है ना। आप फिजिक्स के फैन हो जाए, आप जान जाए कि आप किसके द्वारा फिजिक्स पढ़ रहे हैं, समझे। चलिए, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन समझ में आया, बहुत अच्छी बात है। कुछ बच्चों को पहले ही पता होगा जो मेरे पास पढ़े हुए हैं।
मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। क्यों? क्योंकि आप मेरे पास पढ़े हुए हैं। चलिए, एट्रैक्शन फोर्स, एट्रैक्शन फोर्स, एट्रैक्शन फोर्स, एट्रैक्शन फोर्स, एट्रैक्शन फोर्स। और आवेश, ध्यान से सुनना, कॉपी मैडिंग बनाओ। आवेश, चार्ज, चार्ज, व्हाट इज चार्ज? ध्यान से सुनना। हमारे पास ये रही दो बॉडी, ये रही दो बॉडी। तो अपनी पहला अपना अनुभव बताता हूँ, आवेश को लेकर अपना अनुभव बताता हूँ। समय था कक्षा 7 का, मैं कक्षा 7 में पढ़ता था। कक्षा 7 की क्लास थी। कक्षा 7 की क्लास में ना, तो बच्चे क्या किया करते थे, एक पेन लेते थे और पेन लेने के बाद ना उसे सिर में ऐसा करते थे, है ना, सर में ऐसा करते थे। जैसे सर में ऐसा किया, करने के बाद देखे थे नीचे धूल मिट्टी के चिपक जाते थे। सोचे यार ये क्या बला, और बोलते थे बच्चे, पता क्या बोलते थे? बच्चे बोलते थे जादू सर, जादू। अच्छा, बाद में समझ में आया, जब 11th क्लास में, 12th क्लास, 11th में 12th का पढ़ रहा था, तो पढ़ते पढ़ते बाद में समझ में आया कि यार ये क्या बला। बाद में समझ में आया ये आवेश था, ये आवेश था जो एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा था। अच्छा, आवेश को इंग्लिश में चार्ज कहते हैं, चार्ज। आपने देखो आपके घर में मोबाइल फ़ोन होगा, आपके घर वाले कहते हैं चार्जिंग पे लगा दो। चार्जिंग पे नहीं बेटा, आवेशित कर रहे हो तो आवेशित कर दो, आवेशित। हिंदी भाषा यही है इसकी, उसकी हिंदी भाषा यही होगी, आवेशित कर दो। तो यही जानते हैं आज क्या होता, चलिए जानते हैं और अच्छे तरीके से। सन 1785 ईस्वी में, सन 1785 ईस्वी में डॉक्टर सी ए गुलाम ने यह बताया, डॉक्टर सी ए गुलाम ने यह बताया कि जब दो वस्तुओं को, दो वस्तु देखे हो कभी, दो बॉडी, बॉडी मतलब वस्तुएं, ठीक है, दो वस्तुओं को आपस में रब करते हैं, रब मतलब रगड़ते हैं, तो उन्होंने बताया रबड़ करते हो, तो उन्होंने ऐसा पाया कि जो वस्तु होती है ना, वस्तु होती है फिर धीरे धीरे गर्म होनी स्टार्ट हो जाती है, विद्युत में हो जाती है ना, उनमें इलेक्ट्रेट हो जाती है। इलेक्ट्रेट का मतलब विद्युत में हो जाती है, दोनों वस्तुएं विद्युत में हो जाती है। ये जानने की कोशिश की डॉक्टर सी गुलाम ने, बताया ये बात है। ऐसा हो, देख लो अपनी हथेलियाँ रगड़ कर देख लो आपस में बैठे बैठे, क्या ऐसा होता नहीं क्या? जी हाँ, ऐसा होता है। तो इसे तो बोलते हैं आवेश, इसी तो बोलते हैं चार्ज, इसे ही बोलते हैं चार्ज, है ना। कारण, इनका कारण क्या है, आवेश क्यों हो रहा है ऐसा? दो बॉडी कोई सी भी हो, आप एक काम करो, अब अपना हाथ उठाओ, है ना, दीवार पर ऐसा रगड़ना स्टार्ट कर दो। रगड़ना मतलब रब करना, रगड़ना मतलब रब करना स्टार्ट कर दो, देखना ये आपका हाथ फूक जाएगा, है ना। जब तक आपको फूका ना तब तक करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद करते रहो, ऐसे ही करते रहो, करते रहो, करते रहो, है ना। हाथ, उंगलियाँ इस तरह चारों तरफ, तो हाथ पैर रगड़ने, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो, ठीक है, हॉस्पिटल पहुँच जाओ, उससे बच कर आना, कोई बात नहीं। चलिए, बहुत अच्छी बात। तो ये क्या, इसे क्या बोलते हैं? आवेश। इसे क्या बोलते हैं? आवेश। ये क्या बना? आवेश। लेकिन आवेश अभी क्लियर नहीं हो पाया, आवेश है क्या? आवेश एक गुण, आवेश एक प्रॉपर्टीज है, एक गुण है ना। गुण क्या है? गुण क्या हो? गुण प्रॉपर्टीज कहते हैं। आपका गुण जब तक मैं नहीं पढ़ाऊंगा ना तो पढ़ना ही नहीं, है ना। आपका ये क्या प्रॉपर्टी, गुण है ना। तो इसे बोलते हैं एक प्रकार का गुण। और बात करने वाले आपके संग आवेश पर, लेकिन इस क्लास में नहीं, अगली क्लास में। इंतजार कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।